गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर का भाटी वंश। इससे पहले के वीडियो में अपने जैसलमेर के भाटी वंश के बारे में चर्चा की थी। आज इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया था आपको कि जिसे आज हम जैसलमेर के भाटी राजवंश के नाम से जानते हैं, उनका प्रादुर्भाव भाटी या भट्टी नामक व्यक्ति से हुआ। भट्टी ने सबसे पहले भटनेर, जिसे आज हम हनुमानगढ़ कहते हैं, उस भटनेर नगर की स्थापना की और भटनेर के किले का निर्माण करवाया। भटनेर का किला यानी कि हनुमानगढ़ का दुर्ग, उस हनुमानगढ़ के दुर्ग का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया। और इसी के पुत्र भूपत के पश्चात आगे आने वाले समय में भाटियों का जो राजवंश था वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर अन्यत्र फैलता चला गया, अन्यत्र स्थानांतरित होता चला गया। और भटनेर के पश्चात इनकी दूसरी राजधानी बनी मारोट। मारोट के पश्चात इनकी तीसरी राजधानी बनी तनोट। तनोट माता का मंदिर, जिसे आज हम भारत पाकिस्तान की सीमा पर देखते हैं, उसका निर्माण भाटीवंश के तनु नामक शासक ने करवाया था और तनोट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तनोट के पश्चात अगली राजधानी बनती है लोद्रवा, और लोद्रवा के पश्चात अंतिम रूप से जब भाटी राजा जैसल राव जैसल जब भाटी राजवंश के शासक हुआ करते थे, इनके समय जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई और जैसलमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यूँ कहें कि भारत की आज़ादी तक सन 1155 ईस्वी से लेकर के भारत की आज़ादी तक भाटी वंश की जो राजधानी थी वो जैसलमेर ही रही। जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण जो भाटी राजा राव जैसल थे, इन्होंने प्रारंभ करवाया, लेकिन समय के साथ उसका निर्माण कार्य चलता रहा और काफ़ी लंबे समय के पश्चात उसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जैसलमेर का दुर्ग है, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से जानते हैं, उसमें कुल मिलाकर 99 बुर्ज है और इन बुर्जों का निर्माण समय के साथ होता रहा। इसकी भी बात अपन करेंगे। चलिए, जो कड़ी अपन ने प्रारंभ की थी, इस कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं और आज शुरुआत करते हैं आगे की कड़ी के रूप में भाटी राजवंश यानी कि जैसलमेर का राजवंश। आपसे निवेदन, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। भाटी राजा रावल हर्राज 1561 से 1577 ईस्वी। रावल मालदेव के बाद रावल हर्राज शासक बना। रावल मालदेव वही व्यक्ति थे जो लूणकरण के पुत्र थे और लूणकरण के युद्ध के समय, लूणकरण के समय आपको याद होगा कि अर्ध शाखा हुआ था। जैसलमेर का 2.5 शाखा प्रसिद्ध है, जिसमें जो अर्ध शाखा है, जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, वो राव लूणकरण के समय हुआ, जब अमीर अली खान ने धोखे से राव लूणकरण के ऊपर आक्रमण कर दिया। अमीर अली खान को राव लूणकरण ने अपने यहाँ शरण दी थी और अचानक ही अमीर अली खान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और लूणकरण युद्ध गति में वीर गति को प्राप्त हुए और उनके पुत्र राव मालदेव ने अमीर अली खान को मारकर जैसलमेर दुर्ग को अपने अधीन रखा। तो इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए ये अर्धशाखा के नाम से जाना जाता है और ये 1550 ईस्वी की बात है। और उसके पश्चात 1550 ईस्वी में राव मालदेव जैसलमेर के शासक बने और राव मालदेव के पश्चात रावल हर्राज 1561 ईस्वी में जैसलमेर के शासक बनते हैं। रावल हर्राज ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की तो अपने पुत्र सुल्तान सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। रावल मालदेव का पुत्र रावल हर्राज जो 1561 ईस्वी में शासक बनता है और अकबर का जो ऐतिहासिक दरबार था, जिसे नागौर दरबार के नाम से जानते हैं, सन 1570 ईस्वी में जो नागौर में उन्होंने लगाया था, उस समय बीकानेर, जोधपुर आदि रियासतों के जो शासक थे वो इसके यहाँ उपस्थित हुए थे। जो जोधपुर के शासक थे, जिनको अपन अकबर का महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, रावचंद्र सेन, वो उपस्थित हुए लेकिन वो बिना अधीनता स्वीकार करके वापस चले गए थे। उसी समय बीकानेर के शासकों ने भी और यहाँ जैसलमेर के हर्राज ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार
कर ली थी। तो नागौर दरबार सन 1570 ईस्वी में जैसलमेर के शासक हर्राज ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसके पश्चात अपने पुत्र सुल्तान सिंह को मुगल दरबार में उन्होंने भेजा था। इन्होंने अपने राज्य में सामंत प्रणाली को लागू किया। प्राय देखा जाता है कि राजस्थान की देशी रियासतों में सामंत प्रणाली लागू रही है। सबसे पहला राज्य जिन्होंने सामंत प्रणाली को स्थापित किया राजस्थान में वो था मेवाड़, और उसके पश्चात जोधपुर में भी जब राव जोधा हुआ करते थे उन्होंने सामंत प्रणाली की स्थापना की थी। उसी प्रकार से यहाँ जैसलमेर में भी रावल हर्राज ने सामंत प्रणाली की स्थापना की। सामंत प्रणाली में जो मुख्य शासक हुआ करता है, जैसे जैसलमेर का रावल हर्राज था, ये मुख्य शासक था और इसके अधीन कुछ सामंत हुआ करते थे जो राजा को समय समय पर कर भी देते थे, लगान भी देते थे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना भी राजा की सेवा में भेजते थे। इसलिए सामंत प्रणाली का जनक जैसलमेर के संदर्भ में रावल हर्राज को माना जाता है। इनके शासनकाल में कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। कुशल लाभ एक राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथकारों में शामिल है, शुमार है। इन्होंने पिंगल शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना रावल हर्राज के समय ही जैसलमेर में की थी। इनके पश्चात अगले शासक होते हैं रावल भीम सन 1577 से 1613 ईस्वी। रावल हर्राज के बाद उसका पुत्र रावल भीम जैसलमेर का शासक बना। ये रावल हर्राज का पुत्र था। रावल भीम के नाम से सन 1577 ईस्वी में ये जैसलमेर के शासक बनते हैं। इनकी अवैश्यकता के कारण से शासन कार्य इनके भाई खेत सिंह ने संभाला था। ये अल्पवयस्क थे, यानी कि वयस्क नहीं होने के कारण से, बच्चे होने के कारण से इनके नाम पर इनका सारा का सारा शासन का भार जो था इनके बड़े भाई जो इनके चाचा के लड़के थे खेत सिंह, इन्होंने इनकी सार संभाल की थी। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग के द्वार पर गणेश पोल तथा सूरज पोल का निर्माण करवाया। किन्होंने करवाया? खेत सिंह ने। हालांकि शासक थे रावल भीम, लेकिन शासन की संपूर्ण बागडोर जो थी वो इनके भाई खेत सिंह के हाथ में थी। तो खेत सिंह ने जिसमें दुर्ग के बाहर जो दो पोल बने हुए, दरवाजे बने हुए, एक तो गणेश पोल और एक सूरज पोल, इन दो दरवाजों का निर्माण इन्होंने करवाया था। तथा इनकी रानी ने गढ़सीसर तालाब के किनारे नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी नीलकंठ महादेव का मंदिर गढ़सीसर तालाब के किनारे पर बना हुआ। जब भी अपन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं उसी समय गढ़सीसर तालाब सबसे पहले आता है, उसके पास ही एक मंदिर बना हुआ है नीलकंठ महादेव का, जो इनकी रानी ने बनाया था। तुजुक ए जहांगीरी में रावल भीम का उल्लेख मिलता है। इन्होंने मुगलों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। चूंकि हर्राज जो रावल भीम के पिता थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए तुजुक ए जहांगीरी जो मुगल शासन के समय लिखी गई थी उनमें रावल भीम का उल्लेख मिलता है। इससे ये साबित होता है कि रावल भीम ने मुगल राजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे थे और अपने पिता के पदचिन्हों पर ये चलते रहे थे। अगले शासक बनते हैं महारावल कल्याण सन 1613 ईस्वी से सन 1627 ईस्वी तक इन्होंने जैसलमेर पर शासन किया था। जैसलमेर में स्थित सेठ दारूशाह के देरासर में से स्तंभ लेख में रावल कल्याण की उपाधि महारावल मिलती है। याद रखिएगा, इससे पहले के जो शासक थे जैसलमेर के, उन्होंने अपने नाम के आगे यानी कि सभी ने रावल शब्द संबोधित किया था। रावल इनकी उपाधि थी। आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में भी बतलाया था कि योगी रत्नू इन्होंने जैसलमेर के एक शासक देवराज को रावल की उपाधि प्रदान की थी और देवराज ने अपने नाम के साथ रावल शब्द लगाना प्रारंभ किया, यानी कि ये उनकी उपाधि थी। और महारावल कल्याण से पहले के जितने भी शासक हुए इन्होंने अपने नाम के आगे रावल उपाधि का ही प्रयोग किया था। लेकिन महारावल उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति जो था जैसलमेर का शासक वो था कल्याण, जिन्होंने महारावल कल्याण के नाम से संबोधित किए और इनकी ये उपाधि एक स्तंभ लेख में, देरासर स्तंभ लेख में मिलती है। इस महारावल उपाधि का जैसलमेर के शासकों के लिए प्रयोग का पहला साक्ष्य, इससे पहले किसी भी शासक के नाम पर महारावल उपाधि का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। उन्होंने रावल शब्द से अपने आप को संबोधित किया, लेकिन महारावल जो था वो सबसे पहले कल्याण के नाम के आगे ही देखने को मिला था। अगले शासक हुए महारावल मनोहर दास 1627 से 1650 ईस्वी तक। जैसलमेर दुर्ग के 99 बुर्जों से युक्त प्राचीर का अंतिम रूप से निर्माण मनोहर दास द्वारा करवाया गया। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बतलाया कि सन 1155 ईस्वी में
जो रावल जैसल थे, इन्होंने स्वर्णगिरी किले की नींव रखी और इनके किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। इन्होंने इसी समय जैसलमेर नगर की स्थापना की, जैसलमेर नगर बसाया और जैसलमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और महारावल जैसल से 1155 ईस्वी से लगातार चलता हुआ इस निर्माण कार्य सन 1627 से 1650 ईस्वी के बीच भी चलता रहा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसलमेर का जो किला है उसमें 99 बुर्ज है और 99 बुर्जों में अंतिम रूप से 99 बुर्जों का जो निर्माण था वो इस महारावल मनोहर दास के समय पूर्ण हुआ था। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि रावल जैसल के द्वारा निर्मित या प्रारंभ किए गए किले का अंतिम रूप से निर्माण महारावल मनोहर दास के समय हुआ और 99 बुर्जों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। महारावल सबल सिंह 1650 से 1660 ईस्वी, इनके द्वारा जैसलमेर राज्य में 1659 ईस्वी में तांबे की मुद्रा डोडिया का प्रचलन किया गया। याद रखिएगा, डोडिया नामक जो मुद्रा थी वो मुद्रा जैसलमेर में चलन में आई, जैसलमेर में प्रारंभ की गई सन 1659 ईस्वी में और ये मुद्रा थी तांबे की। और इस मुद्रा का प्रचलन करने का श्रेय जो है महारावल सबल सिंह को जाता है। इन्होंने 1659 ईस्वी में इस तांबे की मुद्रा का प्रचलन करवाया था। महारावल अमर सिंह सन 1660 से 1701 ईस्वी, यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने अमर सागर झील का निर्माण करवाया। अमर सिंह के नाम से प्रसिद्ध इस शासक ने अपने ही नाम पर अमर सागर झील का निर्माण जैसलमेर में करवाया था और ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। इनका शासन का समय सन 1660 से 1701 ईस्वी तक माना जाता और यही समय औरंगजेब का भी था। सन 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक उन्हीं के समकक्ष महारावल अमर सिंह रहे थे। इनके द्वारा राज्य में मुद्रा का टंकन तथा मापतोल के निर्धारण हेतु नियम बनाए गए। क्योंकि इनसे पहले वहाँ पर मुद्रा के टंकन के लिए टकसाल की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए मुद्रा के टंकन हेतु इन्होंने कुछ नियम बनाए। क्योंकि जो तांबे की मुद्रा इससे पहले डोडिया के नाम से प्रचलित की गई थी, उसी प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन वहाँ पर था और लोग अपने स्तर पर भी मुद्रा का निर्माण घर में करने लग गए थे। इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर मुद्रा के टंकन हेतु नियम बनाए, यानी कि सिर्फ राज्य को ये अधिकार दिया गया कि वो ही मुद्रा का निर्माण कर सकता है और इसके अलावा मापतोल के निर्धारण के लिए भी इनके द्वारा नियम बनाए गए। महारावल अक्खे सिंह 1722 ईस्वी से सन 1761 ईस्वी, महारावल सवाई सिंह के बाद महारावल अक्खे सिंह शासक बनते हैं। महारावल अमर सिंह के पश्चात कुछ समय के लिए 20 वर्ष के लिए एक शासक बने थे महारावल सवाई सिंह और महारावल सवाई सिंह के पश्चात उनका पुत्र महारावल अक्खे सिंह सन 1722 ईस्वी में शासक बनता है। अक्खे सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में रणछोड़ जी के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। याद रखिएगा, मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था कि जैसलमेर का जो दुर्ग है उसमें आपको अनेक प्रकार के हिंदू और जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, जैसलमेर के किले को दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है, जिसके भीतर लोग आज भी निवास करते हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला है और दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग है और जैसलमेर दुर्ग के भीतर आज भी लोग निवास करते हैं। और दुर्ग के भीतर ही, दुर्ग की चारदीवारी के भीतर ही बहुत सारे मंदिर बने हुए, जिनमें हिंदू मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। और इनमें से एक हिंदू मंदिर जिसे रणछोड़ जी का मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण महारावल अक्खे सिंह के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने दुर्ग में अक्खे विलास महल का निर्माण करवाया। एक जो जैसलमेर दुर्ग है उस दुर्ग के ही एक भाग में इन्होंने एक छोटा सा के महल का निर्माण करवाया था। एक अलग से ही भवन बनाया था जिसे अक्खे विलास महल के नाम से जाना जाता है। सन 1756 ईस्वी में अक्खे सिंह ने जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की थी। हालांकि इनसे पहले भी टकसाल की स्थापना हुई थी, लेकिन वो टकसाल की स्थापना मुगल दरबार के अधीन हुआ करती थी, मुगल शासकों के अधीन हुआ करती थी। मुगलों से उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। मुगलों की अनुमति के पश्चात ही उनके नाम से ये सिक्के ढालते थे। एक तरफ मुगलों के शासक का नाम हुआ करता था और एक तरफ जैसलमेर के शासक का नाम हुआ करता था। महारावल अक्खे सिंह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने 1756 ईस्वी में बिना मुगलों की स्वीकृति के अपने यहाँ पर एक स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की थी। हालांकि ये जो टकसाल थी ये मुगलों के अधीन थी,
चूँकि ये मुगलों के अधीन हुआ करते थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए भले ही इन्होंने अपने ये स्थापित कर लियो बिना उनकी अनुमति लिए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर मुगलों का प्रभाव देखा जाता रहा है। इनके समय डाले गए सिक्कों को मोहम्मद शाही तथा अक्के शाही कहा गया। मोहम्मद शाही कहने का कारण भी यही था कि उस समय मोहम्मद शाह जो मुगल शासक हुआ करते उनके नाम से सिक्के डाले गए, मोहम्मद शाही के नाम से, और स्वयं अक्के सिंह के नाम पर अक्के शाही नामक सिक्के भी डाले गए थे। महारावल मूलराज द्वितीय सन 1761 से 1819 ईस्वी। इनका विवाह किशनगढ़ की राजकुमारी रूप कंवर के साथ हुआ, जो वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय की अनुयायी थी। जो महारावल मूल राज थे, इनका विवाह हुआ था अजमेर के पास स्थित किशनगढ़ की राजकुमारी से। किशनगढ़ की राजकुमारी थी रूप कंवर, और रूप कंवर जो थी वो वैष्णव धर्म की यूँ कह सकते अनुयायी थी, वल्लभ संप्रदाय की अनुयायी थी, और इसके कारण से आने वाले समय में जैसलमेर के शासन पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखा गया था। मूलराज द्वितीय का भी इस धर्म की ओर रुझान हुआ तथा इनके समय पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्म राज्य का राजधर्म बना। यानी कि मूलराज जब तक जैसलमेर के शासक रहे तब तक जैसलमेर का राजधर्म जो था वो वैष्णव धर्म बन गया। वैष्णव धर्म का पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय था वो एक प्रकार से जैसलमेर के ऊपर पूरी तरह से छा गया था, और मूलराज स्वयं भी वैष्णव धर्म के अनुयायी बन गए और उनकी जनता भी वैष्णव धर्म के अनुयायी बन गई थी। सन 1779 ईस्वी में मूलराज ने राज परिवार सहित नाथ द्वारा की यात्रा की थी। आपको ध्यान होगा कि जो वैष्णव संप्रदाय है इसका मूल स्थान जो है वो नाथ द्वारा है राजसमंद जिले में, और वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, और वहीं पर चूंकि इनकी प्रधान पीठ है, इस कारण से जैसलमेर के शासक मूलराज द्वितीय ने सन 1779 ईस्वी में अपने पूरे परिवार के साथ नाथ द्वारा की यात्रा की थी और श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। मूलराज द्वितीय के समय 1818 ईस्वी में जैसलमेर राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न हुई थी। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जब सन 1818 ईस्वी से लेकर के सन 1823 ईस्वी के मध्य तक पूरे राजस्थान की देशी रियासतों के द्वारा अंग्रेजों के साथ यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सहायक संधियां संपन्न की जा रही थी, उसी समय सन 1818 ईस्वी में जैसलमेर ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न की थी। और जब ये संधि संपन्न की गई थी उस समय जैसलमेर के शासक हुआ करते थे महारावल मूलराज द्वितीय। इन्होंने 1818 ईस्वी में जैसलमेर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संपन्न की थी। इनके काल में मूल निवास तथा लक्ष्मी कीर्ति संवाद आदि ग्रंथों की रचना की गई थी। ये ग्रंथ थे जो इनके शासन काल में रचे गए थे। एक का नाम था मूल निवास जो स्वयं मूलराज द्वितीय के ऊपर उनकी उपलब्धियों के ऊपर लिखा गया था। एक था लक्ष्मी कीर्ति संवाद। इन ग्रंथों की रचना इनके शासन काल में की गई थी। अगले शासक है महारावल गज सिंह सन 1820 से 1846 ईस्वी। महारावल गज सिंह का राज्याभिषेक 1820 ईस्वी में हुआ। 1819 ईस्वी तक तो इनके पूर्व के शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, और इसके पश्चात महारावल गज सिंह 1820 ईस्वी में जैसलमेर के शासक बने। इनके समय सालिम सिंह को दीवान पद पर नियुक्त किया गया था। ये सालिम सिंह जैसलमेर के दीवान थे। दीवान का मतलब हम यूँ कह सकते हैं इनके प्रधानमंत्री या मुख्य प्रशासक थे। और आज भी जैसलमेर में एक बहुत बड़ी और बहुत प्रसिद्ध हवेली है जिनको सालिम सिंह की हवेली कहा जाता है। और सालिम सिंह यूँ कह लीजिए कि बड़े जालिम सिंह थे। ये बड़े क्रूर दीवान माने जाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि पास में एक नगर बसा हुआ था कुलधरा, जो जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। वो कुलधरा पाली वालों के द्वारा बसाया गया था। और जब सालिम सिंह यहाँ जैसलमेर के दीवान बने थे तब सालिम सिंह की नज़र कुलधरा की एक लड़की पर पड़ गई और वो उसे प्राप्त करना चाहते थे। और इसके कारण से और सालिम सिंह के अत्याचारों के कारण से कुलधरा की जनता ने रातों रात कुलधरा ही नहीं बल्कि पाली वालों के द्वारा बसाए गए आसपास के गांव सारे के सारे खाली कर दिए थे।
और इस कारण से वो सब उजाड़ हो गया और आज भी वो खंडर के रूप में देखा जा सकता है। तो ये वही सालिम सिंह थे जो जैसलमेर के दीवान थे और इनको महारावल गज सिंह ने अपना दीवान नियुक्त किया था। इनके काल में बासन पीर के युद्ध में जैसलमेर की सेना ने बीकानेर की सेना को पराजित किया था। एक बासन पीर का युद्ध हुआ था, वो युद्ध बीकानेर और जैसलमेर के बीच हुआ था। जब ये युद्ध हुआ था उस समय महारावल गज सिंह जैसलमेर के शासक हुआ करते थे और इन्होंने बीकानेर की सेना को इस बासन पीर के युद्ध में पराजित किया था। इन्होंने जैसलमेर दुर्ग में गज विलास तथा सर्वोत्तम विलास महलों का निर्माण करवाए। 2 महल अलग, मैंने कहा था कि अलग अलग समय में जो दुर्ग था उसके हिस्से बनते रहे थे, महलों के हिस्से बनते रहे थे और उनमें भी एक महल जो था वो इनके समय में बनाया गया था, गज सिंह के समय, जिसका नाम था गज विलास महल। और एक और महल बनाया गया था जिसका नाम था सर्वोत्तम विलास। ये आज भी जैसलमेर दुर्ग में देखा जा सकता है। महारावल रणजीत सिंह सन 1846 से 1864 ईस्वी। रणजीत सिंह की अव्यस्तता के कारण ठाकुर केसरी सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। जब महारावल रणजीत सिंह शासक बने, क्योंकि वो एल्फ वैश्य थे और इसके कारण से ठाकुर केसरी सिंह को इनका संरक्षक नियुक्त किया गया। हम यूँ कह सकते हैं कि शासन के लिए कहने के लिए रणजीत सिंह राजा थे, लेकिन समस्त बागडोर जो थी वो केसरी सिंह के हाथ में थी। 1897 ईस्वी के विद्रोह के समय रणजीत सिंह जैसलमेर के शासक थे। इन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। इन्होंने नहीं बल्कि राजस्थान की समस्त देशी रियासतों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय महारावल रणजीत सिंह जैसलमेर के शासक हुआ करते थे। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए इस विद्रोह के समय रणजीत सिंह को अंग्रेजों के द्वारा इनाम भी दिया गया था। इनके समय जैसलमेर की पाषाण शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, आज भी है। आज भी जब आप जैसलमेर के भीतर विभिन्न प्रकार की हवेलियां देखते हैं, पीले प्रस्तर से, पीले पत्थरों से निर्मित वो हवेलियां अपनी शिल्पकारी के लिए अलग पहचान रखती है। पूरे विश्व में उसकी शिल्प कला बेजोड़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। इतनी बारीकी से उस पर ये कलाकृतियाँ उकेरी गई है, चाहे वो सालिम सिंह की हवेली हो, चाहे वो पटवों की हवेली हो, चाहे वो नथमल की हवेली हो, वो देखते ही बनती है। और विदेशी पर्यटक आज भी इन हवेलियों को देखने के लिए आते हैं। और इसी पाषाण शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करवाने का जो श्रेय है वो महारावल रणजीत सिंह को जाता है। इनके समय ही वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। इनके काल में ही 1847 ईस्वी में जोधपुर से जैसलमेर होते हुए सिंध तक डाक मार्ग की स्थापना हुई थी। ये इसलिए हुई थी कि 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह में अंग्रेजों को संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने आवश्यक थे। और इसी का कारण से 1857 ईस्वी में जोधपुर से होते हुए जैसलमेर होते हुए सिंध तक, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, उस सिंध तक डाक मार्ग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी जैसलमेर होते हुए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जैसलमेर में 1857 ईस्वी में डाक मार्ग की स्थापना हुई थी। रणजीत सिंह के समय यहाँ के चांदी के सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया गया। जो यहाँ पर स्वतंत्र टकसाल स्थापित की गई थी, उसी टकसाल में सिक्के ढाले जाते थे। चांदी के सिक्कों के ऊपर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया जाता था, महारानी विक्टोरिया लिखा जाता था। और ये रणजीत सिंह के समय था। इससे पहले के जो शासक थे, जैसलमेर के शासक, उनके समय में इनके सिक्कों के ऊपर जो मुगल शासक हुआ करते थे उन मुगल शासकों का नाम अंकित होता था। लेकिन इनके पश्चात इनके सिक्कों के ऊपर अंग्रेजी शासकों का नाम अंकित होने लग गया। इन्होंने विक्रम संवत को राजकीय संवत घोषित किया। आज भी भारत का भी राजकीय संवत विक्रम संवत ही माना जाता है। और इसी को महाराजा रणजीत सिंह ने भी अपना राजकीय संवत घोषित किया था। इनके समय गोकुलनाथ भट्ट ने रणजीत रत्नमाला ग्रंथ की रचना की थी। गोकुलनाथ भट्ट इनका आश्रित राज्य कवि हुआ करता था। इन्होंने इनके नाम पर रणजीत रत्नमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। महारावल बेरीसाल 1891 ईस्वी। महाराजा रणजीत सिंह के पश्चात जो अगले शासक हुए वो थे महारावल बेरीसाल। इनके समय सौराष्ट्र के मेहता जगजीवन राम को दीवान नियुक्त किया गया। जगजीवन को कहाँ के थे? सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के व्यक्ति को इन्होंने
महारावल बेरीसाल ने अपना दीवान नियुक्त किया था। जैसलमेर के इतिहास में पहली बार राज्य के बाहर के व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया गया। इससे पहले किसी में से व्यक्ति को दीवान नहीं बनाया गया तो जैसलमेर का नहीं था। ये पहले व्यक्ति थे महारावल बेरीसाल जिन्होंने मेहता जगजीवन को जैसलमेर का दीवान नियुक्त किया था। और ये सौराष्ट्र के यानी कि गुजरात के रहने वाले, तो ये पहला ऐसा मामला था जैसलमेर के बाहर के व्यक्ति को दीवान नियुक्त किया गया। इनके साथ अंग्रेजों द्वारा नमक समझौता कर बाप नामक स्थान पर बनने वाले नमक के संबंध में राज्य को अधिकार सीमित किया गया। बाप जोधपुर जिले में है। फलोदी जोधपुर जिले में फलोदी एक कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है। उस कस्बे के एकदम पास में एक छोटा कस्बा है जिसे बाप कहते हैं। आज उस बाप के पास, फलोदी के पास एक नमक की झील हुआ करती थी, आज भी है। हालांकि आज नमक बहुत कम मात्रा में वहाँ से प्राप्त होता है। उस समय यहाँ पर नमक बनाया जाता था बाप में, फलोदी झील में। उस नमक के लिए अंग्रेजों के साथ संधि संपन्न की थी महारावल बेरीसाल ने। संधि के साथ इनका आपसी समझौता हुआ था और जो नमक था वो पूरा का पूरा नमक अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से प्राप्त किया जाता था। महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य बनने के अवसर पर 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी दिल्ली दरबार द्वारा जैसलमेर को शाही ध्वज प्रदान किया गया था। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में विजय प्राप्त होने के कारण से स्वतंत्रता संग्राम में सभी जो विद्रोही थे उनको समाप्त करने के उपरांत अंग्रेजी शासन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया सन 1877 ईस्वी में। इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया जब ब्रिटेन के सम्राज्ञी बनी थी, उनके सम्राज्ञी बनने के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था। और चूंकि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था तो दिल्ली में सारे के सारे देशी रियासतों को आमंत्रित किया गया था। राजस्थान से अधिकतर देशी रियासतों के शासक दिल्ली में उपस्थित हुए थे। यहाँ पर ये शासक भी उपस्थित हुए थे और इन्होंने बेरीसाल को जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो शाही ध्वज था, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक था, जो उनके सम्मान का प्रतीक था, वो सम्मान का प्रतीक स्वरूप शाही ध्वज इनको प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इनके समय चांदी के नजराना सिक्के डलवाए गए जिस पर एक और महारानी विक्टोरिया तथा दूसरी ओर महारावल बेरीसाल का नाम अंकित करवाया गया। बेरीसाल के समय की बात है। इनका जो स्वतंत्र टकसाल थी उस टकसाल में सिक्के डलवाए गए जिनको नजराना सिक्के कहा गया। और इस नजराना सिक्के के ऊपर एक तरफ तो महारानी विक्टोरिया का नाम हुआ करता था, दूसरी तरफ महारावल बेरीसाल का नाम हुआ करता था। मैंने आपको बताया था इससे पहले के जो शासक थे वो एक तरफ सिक्के के ऊपर मुगल शासक का नाम अंकित करवाते थे, एक तरफ अपना नाम अंकित करवाते थे। क्योंकि 1857 के विद्रोह में आखिरकार मुगल शासन समाप्त हो गया था, अंग्रेजी शासन ही प्रारंभ हो गया था, ब्रिटिश शासन प्रारंभ हो गया था। इसलिए ब्रिटिश शासक महारानी विक्टोरिया का नाम इन्होंने अपने सिक्के पर अंकित करवाया था। इन्हीं के काल में 1888 ईस्वी में जैसलमेर में प्रथम ब्रिटिश डाकखाना प्रारंभ किया गया। डाकखाना पहले अपन ने बात की थी वो था डाक मार्ग, तो जोधपुर से होते हुए सिंध तक बनाया गया था, जैसलमेर होते हुए। और ये था प्रथम डाक खाना यानी कि डाक का कार्यालय। सन 1888 में जैसलमेर में बनाया गया ब्रिटिश डाक खाना, वो भी महारावल बेरीसाल के समय में। इन्होंने रत्नु शिवदान को कवि राजा की उपाधि प्रदान की थी। रत्नु शिवदान जो इनके दरबारी लेखक हुआ करते, इन्होंने कवि राजा की उपाधि को प्रदान की थी। यह है जैसलमेर का इतिहास। आज इतना ही करेंगे, इसको अगली कड़ी के रूप में अपन और आगे बढ़ाएंगे। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। और अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन आपसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।